नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो से हम 12th का थर्ड चैप्टर विद्युत धारा को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम विद्युत धारा के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे से आज ही जुड़े हैं या लेट जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड तथा सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है और आज से हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके भी एक एक करके सभी टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा, इसके बारे में आपने कक्षा 10 में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। विद्युत धारा का मतलब होता है कि किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश या आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब है कि विद्युत धारा में आवेश का प्रवाह होता है, आवेश गति करते हैं। हमने पहले और दूसरे चैप्टर में भी आवेशों के बारे में ही पढ़ा, बट वहां पर आवेश स्थिर अवस्था में थे। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने सबसे पहले पढ़ा है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत की के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर और विद्युत की का मतलब है हमारे पास में आवेश या आवेशों का समूह। आवेश ले सकते हैं या आप क्या ले सकते हैं इसके स्थान पर, आवेशों का समूह, आवेशों का समूह। तो देखिए स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत हम स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। इससे रिलेटेड हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए? पहला चैप्टर हमने पढ़ा है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला चैप्टर हमने आवेश और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड पढ़ा था। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा है स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, एवं धारिता। तो इन दोनों ही चैप्टर के अंदर हमने आवेशों को स्थिर लिया था और उसके पश्चात एक एक करके सभी टॉपिक्स को पढ़ा था। तो पहले और दूसरे चैप्टर में हमने आवेशों को स्थिर ही रखा। क्लियर? अब जो हमारा थर्ड चैप्टर है इसमें आवेश गतिमान हो जाएगा। चौथे चैप्टर में भी आवेश गतिमान रहेगा। देखिए थर्ड चैप्टर में आवेश गतिमान रहेगा, चौथे चैप्टर में आवेश गतिमान रहेगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। चौथे चैप्टर में भी आवेश क्या रहेगा? गतिमान अवस्था में रहेगा। फिर चुंबक वाला पार्ट हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर अपना जो थर्ड चैप्टर है इसमें आवेश है, आवेश तो वही है लेकिन अब की बार वो गतिशील अवस्था में है। ओके, देखिए विद्युत का मतलब है, इसका जैसे शाब्दिक अर्थ देखें तो विद्युत का मतलब हम बताते आ रहे हैं भाई आवेश होता है, धारा का मतलब होता है प्रवाह। धारा का मतलब क्या होता है? प्रवाह। प्रवाह को हम कह सकते हैं बहना। आवेश का प्रवाह, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या हो जाएगा? आवेशों का जो प्रवाह है उसी को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों का प्रवाह ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। अब देखिए आवेश का प्रवाह है वो चालकों के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? चालकों से ही होता है। एक बार ये जो हमने लिखा है यहां पर इसको मैं हटा देता हूं।
कि देखिए आवेश का प्रवाह किधर से होगा, कहां से होगा, कैसे होगा, वो देख लेते हैं। चलिए यहां पर आप ध्यान देंगे, जो पदार्थ हैं हम पदार्थों का वर्गीकरण देख रहे हैं, और वो भी चालकता के आधार पर कि धारा उसमें से प्रवाह होती है या नहीं होती। धारा उनमें से प्रवाह होती है या नहीं होती, उसके आधार पर हम पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? पहला जो प्रकार है वो है चालक, दूसरा जो प्रकार है वो है कुचालक, और जो तीसरा प्रकार है वो है हमारे पास में अर्धचालक। तीसरा प्रकार है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ओके, तो आप यहां पर ध्यान देंगे, इनको हम कैसे परिभाषित करें कि चालक किसे कहेंगे, कंडक्टर किसे कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता हो, इजी वे में यदि आवेश प्रवाहित हो, तो इनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता हो, तो उनको हम चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो, इजी तरीके से उनमें से फ्लो हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम कहेंगे चालक। क्या कहा जाएगा? चालक कहा जाएगा। फिर है वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता हो, बिल्कुल नहीं हो पाता हो, तो उन पदार्थों को हम कुचालक कहेंगे। ओके, तीसरी कैटेगरी और है कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो निम्न ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वो चालक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं अर्धचालक। ओके, तो विद्युत धारा का मतलब है आवेशों का प्रवाह। तो आवेशों का प्रवाह किससे होगा? चालक के जरिए होगा, चालकों से ही होता है। आवेशों का प्रवाह किससे होता है? चालकों से ही होता है। तो यह आपको क्लियर कर लेना है कि चालक का मतलब है जिनसे आवेशों का प्रवाह आसानी से होता हो, जिनमें से आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, उनको हम चालक कहते हैं, कंडक्टर कहे जाते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास में क्या है, शाब्दिक अर्थ हमने बता दिया है। अब मैं परिभाषा आपके सामने पुट करने जा रहा हूं। किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर, चालक से आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। विद्युत धारा कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ओके, तो ये हमारे पास में है विद्युत धारा की डेफिनेशन। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। कक्षा 10 में हम पहले ही कर चुके भी हैं। देखो क्या पढ़ा है, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? आई से लिखा जाता है। आई बराबर होता है आवेश बट्टे में समय। आवेश बट्टे में समय। आवेश को हम Q से लिखते आए हैं, समय को T से लिखते आए हैं, तो आवेश बट्टे में समय से इसको हम पुट कर सकते हैं धारा को। तो समय को आप ले लीजिए 1, समय को क्या ले लीजिए? 1, मतलब 1 सेकंड ले लीजिए।
तो किसी चालक से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो देखिए दूसरे तरीके से हम कैसे प्रवाहित कर सकते हैं। किसी चालक से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा कहलाता है। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ओके, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसका जो फॉर्मूला है वो पुट कर देते हैं। तो किस तरीके से प्रवाहित इसको परिभाषित करेंगे? प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश। देखो ये हमारे पास में इनकी डेफिनेशन आ गई है। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है। आपको ये अभी ही याद हो जानी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में क्या है कि हमें लंबी तैयारी करनी है और बोर्ड एग्जाम के वक्त जैसे मान लीजिए कि गैप नहीं हो, पहले एग्जाम लग गई फिर दूसरे एग्जाम के बीच में कोई गैप नहीं हो, तो गैप नहीं हो तो अब उसको कैसे उस कम गैप में ही सारा सिलेबस कैसे कवर हो? तो देखिए सारा सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर है, एनसीईआरटी में 14 चैप्टर हैं। तो कुछ चैप्टर तो इस तरीके से आप तैयार करो कि उनको आधे घंटे में ही पढ़ लें। ढंग से तैयार कर लो, इतनी ढंग से तैयार कर लो कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। उसमें पहला चैप्टर भी अच्छा है, पहले चैप्टर को आप एक बार पढ़ लीजिए, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं उनको दोबारा पढ़ लीजिए, तीसरी बार पढ़ लीजिए। अभी आपके पास में बहुत सारा समय है और बोर्ड एग्जाम के टाइम आपका समय बहुत कीमती रहेगा, वहां पर समय कम रहेगा। तो कम से कम 5-6 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो, उन्हें दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं हो। तो ये भी एक उसमें से चैप्टर है कि आप इसको अभी ही याद कर लीजिए ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बोर्ड एग्जाम में जो चैप्टर आपको कम आते हो या कुछ टॉपिक्स जिन्हें देखने की जरूरत हो, केवल वो ही आप पढ़े। ठीक है, तो ये आपको सीधा ही याद हो जाना चाहिए। बोर्ड एग्जाम तक के लिए याद करो, बीच में दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से इसको याद करें। ठीक है, देखिए इसकी जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। माना किसी चालक से डेल्टा टी समय में, हमने समय क्या ले लिया? डेल्टा टी ले लिया है। ये एक्चुअल में समय में परिवर्तन को दिखाता है, एक समय अंतराल को बताता है। तो डेल्टा टी समय में किसी चालक से डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू हो तो कि किसी चालक से डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू हो तो चालक से प्रवाहित धारा, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी? उसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए आवेश बट्टे में, प्रवाहित आवेश बट्टे में उसमें लगा समय, प्रवाहित आवेश वो है डेल्टा क्यू, और इस आवेश को प्रवाहित होने में लगा समय जिसको हम लिख रहे हैं डेल्टा टी से।
तो हमारे पास में I बराबर क्या आ चुका है, I बराबर आ चुका है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T। एक फॉर्मूला हमारे पास में धारा का ये आ चुका है और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इसी को ही दूसरे तरीके से लिखने वाले हैं। कैसे लिख सकते हैं देखें, हमें मिल चुका है I बराबर डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T, ये मिल चुका है। और यदि ये जो समय है, जो हमने समय लिया है, वो बहुत छोटा हो, अति अल्प हो, जैसे चालक से प्रवाहित होने वाला जो आवेश है उसका हम मापन करें बहुत ही कम समय के लिए, तो उस स्थिति के अंदर देखिए धारा को हम क्या लिख सकते हैं कि यदि डेल्टा T अति अल्प हो, डेल्टा T क्या हो, अति अल्प हो, तो डेल्टा T अति अल्प है, तो इसका मतलब क्या है वो आप समझ लें। इसका मतलब समझ लीजिए कि डेल्टा T इतना छोटा है कि ये जीरो की ओर अग्रसर है। किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अग्रसर है, बहुत छोटा है, अति अल्प है, इसका मान लगभग जीरो के बराबर है, हालांकि जीरो नहीं है। देखो इसका मतलब है, इसको बोलते कैसे पहले तो वो क्लियर कर लीजिए। डेल्टा T टेंड्स टू जीरो, कि इसका मान, या हम कह सकते हैं डेल्टा T अग्रसर है जीरो की ओर, अग्रसर है जीरो की ओर, लेकिन जीरो नहीं है। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए कि ये जो है ये जीरो के बराबर नहीं है, हालांकि जीरो के नजदीक है, मान बहुत छोटा है लेकिन जीरो नहीं है। ओके, अब देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी वाले फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, I बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जीरो डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T। तो यहां जब डेल्टा T बहुत छोटा होता है, जब राशियां बहुत छोटी होती है, तो उसको डेल्टा की बजाय D से रिप्रेजेंट कर दे। देखो लिखने का तरीका समझ लीजिए, I बराबर, हम इसको डेल्टा के स्थान पर dq अपॉन dt इस तरीके से हम लिख देंगे, इस तरीके से लिखी जाएगी। आ गई बात समझ में, क्लियर हो जानी चाहिए। I बराबर dq बाई dt, इसी को हम कहते हैं आवेश प्रवाह की दर। dq बाई dt क्या है, d बाई dt का मतलब है समय के साथ में उस राशि में परिवर्तन, यह है परिवर्तन की दर। तो आवेश प्रवाह की दर है, या किसी चालक से आवेश में परिवर्तन की दर है, और यही तो जो डेफिनेशन है वो तो हमें कहती है आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। चलिए आप ध्यान देंगे, dq बाई dt को हम क्या पुट कर सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर पुट कर सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। इसी को ही तो हमने धारा के इक्वल पुट किया है। तो यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाना चाहिए। कई जगह पर जब आवेश, केवल आपको आवेश दे रखा हो, भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में दे रखा हो, तो उस स्थिति में देखें आप धारा को क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा बराबर आप सीधा लिख सकते हैं आवेश बट्टे में समय, विद्युत धारा बराबर आप लिख सकते हैं आवेश बट्टे में समय, सीधा आप पुट कर देंगे आवेश को Q से और समय को T से, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिए हम विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एक एक करके उनको देख लेते हैं। फॉर्मूला आ चुका है, डेफिनेशन आ चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि, इसको हम क्लियर, चलिए इसको हम बाद में एक बार मात्रक विमा देख लेते हैं इस पेज के ऊपर। अगले पेज के ऊपर ये सदिश अदिश के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिएगी। तो देखिए सबसे पहले तो इसका मात्रक देखें, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा,
विद्युत धारा का मात्रक वही होगा, I का मात्रक वही होगा जो Q बट्टे में T का मात्रक होगा, Q बट्टे में T का मात्रक। देखिए Q हमारे पास में पहले ही हम पढ़ चुके हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। और T का जो मात्रक है वो होता है सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, कूलाम प्रति सेकंड। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद दिलाता हूँ, कक्षा 11 में आपने 7 मूल भौतिक राशियां पढ़ी है, उनमें से एक मूल भौतिक राशि विद्युत धारा भी थी। तो मूल भौतिक राशि है तो उसका मात्रक है वो मूल मात्रक होगा, और वो मूल मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से लिखते हैं। ये वैज्ञानिकों के नाम पर जो मात्रक होते हैं उनको उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर ही होता है, अन्य सभी मात्रकों को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे आप कूलाम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। जिसे आप क्या कह सकते हैं? कूलाम प्रति सेकंड। ओके, अब मैं यहां पर बात करता हूं विद्युत धारा की विमा। विद्युत धारा की विमा। विद्युत धारा की विमा देखिए, ये भी एक मूल भौतिक राशि है, तो इसकी जो विमा है वो हो जाएगी ए की विमा। क्या हो जाएगी? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की घात 0, एल की घात 0, टी की घात 0, ए की घात 1, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब मैं यहां पर 1 एम्पियर को परिभाषित करने वाला हूं। 1 एम्पियर को देखो कैसे परिभाषित कर सकते हैं, चलिए देखेंगे। 1 एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, यहां पर मैं जो 1 एम्पियर की परिभाषा दे रहा हूं वो हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग दे रहा हूं। देखिए कंफ्यूजन की स्थिति न हो तो मैं आज ही यहां पर क्लियर कर देता हूं। हम 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा चौथे चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। जो अगला चैप्टर हमारा होगा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उसमें हम 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पढ़ेंगे। वो जो 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है वो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो 1 एम्पियर की जो अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है या जो एसआई पद्धति में जो परिभाषा है वो परिभाषा हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब तो मैं यहां पर सीधा सूत्र के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 एम्पियर को यहां पर परिभाषित कर रहा हूं। सिंपल सी डेफिनेशन है, बट आपको जब 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पूछी जाए तो ये वाली नहीं लिखनी है, ये मेरा कहना है। 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या है आगे है, ओके, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए यहां पर देखें आप, हमारे पास में है I बराबर Q अपॉन में T। यदि हम क्या कर लें, T बराबर कितना हो 1 सेकंड, T बराबर कितना हो 1 सेकंड, तथा Q बराबर हो 1 कूलाम, Q बराबर कितना हो 1 कूलाम, तो I का मान कितना हो जाएगा? I बराबर देखो ध्यान देना 1 कूलाम बट्टे में 1 सेकंड, और यह आ जाएगा 1 कूलाम प्रति सेकंड, यह है एम्पियर के बराबर। तो 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा तो आगे आएगी। यहां पर तो हम सिंपल सी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दे रहे हैं कि किसी चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश यदि 1 कूलाम है तो उस चालक में से बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, देखेंगे आप, यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो, 1 कूलाम हो, तो
चालक से प्रवाहित धारा, चालक से प्रवाहित धारा कितनी होगी? चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। प्रवाहित धारा को ही हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। ये क्लियर हो जाना चाहिए। 1 एम्पियर की परिभाषा हमने यहां पर दे दी है, आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर कि जो विद्युत धारा है वो सदिश राशि है या अदिश राशि। देखिए, इसका मान भी होता है, धारा की डायरेक्शन भी होती है, तो फिर ये सदिश है या अदिश है? तो देखिए, सदिश राशियां हम किसे कहेंगे? हम पहले ही जानते हैं। सदिश का मतलब तो क्या है? जिनका परिमाण भी होता हो, मतलब कुछ ना कुछ मान होगा, उनका परिमाण भी होगा, साथ में उनकी कुछ न कुछ मतलब उनकी डायरेक्शन भी होगी। ओके, तो उन राशियों को हम सदिश कहते हैं। अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है? जिनका केवल परिमाण हो, जिनकी दिशा नहीं हो, दिशा नहीं होती उनकी, तो उनको हम कहते हैं अदिश राशि। बट यहां पर जो विद्युत धारा है उसका परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन फिर भी वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती। तो यहां पर हमारे पास में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। तो देखिए, यहां पर मैं यही स्टेटमेंट आपके सामने पुट कर रहा हूं। विद्युत धारा का, विद्युत धारा का परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों होते हुए भी, दोनों होते हुए भी यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। क्योंकि, क्यों है भाई? क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती। क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती, नियमों का पालन नहीं करती है। ओके, अब इसको समझ लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहा है इस स्टेटमेंट में, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल में लेकर चल रहा हूं हमारे पास में। जैसे ये कोई बॉक्स है, चलिए इसको हटा ले, इसी से ही कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक और बॉक्स आ गया, ये हमारे पास में एक और बॉक्स आ गया। ठीक है, ये जो मैंने 3 बॉक्स दिखाए हैं आपको यहां पर, इनके ऊपर मैं कुछ बल भी दिखाऊंगा। समझने के लिए मैं यहां पर इन पर लगने वाले बल को दिखा रहा हूं। आप भी ध्यान देंगे कि इसके ऊपर इधर एक बल लग रहा है, ठीक है, और इधर एक बल लग रहा है, दोनों तरफ लग रहे हैं। इसमें एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। ओके, और इसमें मैं यहां पर, यहां से दिखा दूं 45 डिग्री के एंगल पर, यहां से ऐसे दिखा देता हूं। क्या हो गया? चलिए, एक बल इधर लग रहा है। अब आप ध्यान देंगे, ये हमारे पास में ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर एक बल इधर लग रहा है जैसे 5 न्यूटन का। ओके,
और एक बल लग रहा है इस पर इधर 5 न्यूटन का, दोनों तरफ इसके ऊपर 5-5 न्यूटन के बल लग रहे हैं। तो इस पर लगने वाला कुल बल इस स्थिति के अंदर इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? कुल बल इसके ऊपर हो जाएगा 0। कुल बल 0 क्यों होगा वो भी क्लियर कर लें कि इस बॉक्स के ऊपर 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। दोनों बल परिमाण में समान है, डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते, शून्य हो जाता है। देखो 5-5 न्यूटन के 2 बल लग रहे हैं और उनका जो टोटल मान है वो 0 आ रहा है। ये सिर्फ सदिश राशियों में ही हो सकता है। ये किस में हो सकता है? सदिश राशियों में हो सकता है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहां पर 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो टोटल बल इसके ऊपर आ गया है 0 आ गया है, 0 आ गया है। अब आप यहां पर ध्यान दें, जैसे 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है और इससे 90 डिग्री के एंगल पर 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो परिणामी बल है वो क्या होगा? परिणामी बल इधर काम करेगा, एक यहां पर वर्ग का निर्माण होगा और उस बल का जो परिमाण होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और देखिए, दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करने का यहां पर कैसे ज्ञात करते हैं? यहां पर इस तरीके से ज्ञात करते हैं, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा का रूट, ये परिणामी बल आ गया। तो यहां पर f1 का मान है 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 5 कॉस। अब देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 का रूट। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो 5 का स्क्वायर तो 25 प्लस 25 का रूट, तो ये आ गया अंडर में 50। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 25 लिख सकते हैं। तो 25 का अंडर तो हो जाएगा 5, तो 5 अंडर 2 न्यूटन आएगा। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कितना बल लग रहा है? 5 अंडर 2 न्यूटन लग रहा है। ओके, तो ऊपर वाली स्थिति के अंदर और इस स्थिति में जो बल हैं उनकी डायरेक्शन भी आपको मैंने बता दी है, और बल का जो मान है वो 5 अंडर 2 न्यूटन। तीसरी वाली स्थिति में देखें आप, जैसे ये 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, तो ये 45 डिग्री कोण है। तो अब की बार यहां पर cos 45 होकर फिर इसका सॉल्यूशन आएगा। तो आप यहां पर देखेंगे, हमने एक ही वस्तु के ऊपर 2 बल लगाए हैं 5-5 न्यूटन के। इस स्थिति में कुल बल आया 0, इस स्थिति में कुल बल आया 5 अंडर 2, और इस स्थिति में कुछ और आएगा। क्या मैं इनको एक ही डायरेक्शन में ले लेता हूं तो 10 न्यूटन आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो एक ही वस्तु के ऊपर बराबर बल लग रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण से उनका जो टोटल मान है वो अलग अलग आ रहा है, क्योंकि सदिश योग होता है। यहां पर उनका क्या होता है? सदिश योग होता है। ओके, ये सदिश नियमों का पालन करते। लेकिन यहां पर जो विद्युत धारा है ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, तो फिर क्या करता है? क्या होता है इसमें? पहली स्थिति आप देखें, इसके लिए हमारे पास में जैसे ये कोई तार है, इसमें इधर धारा जा रही है और इधर भी धारा जा रही है। पहली स्थिति आप समझ लें, जैसे यहां से धारा जा रही है आपके पास में, वही ले लेता हूं मैं 5 एम्पियर, और इधर से भी जा रही है 5 एम्पियर। ठीक है, अब देखो इनका परिणामी है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में होगा, तो यहां से बहने वाली जो धारा है वो 10 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 10 एम्पियर होगी। ओके, क्योंकि यहां से 10 एम्पियर जाएगी, उसी में से ही तो जाएगी ये 5 एम्पियर, उसी में से ही ये 5 एम्पियर जाएगी। तो ये इधर इसी का ही पार्ट जाएगा और इधर इसी का ही पार्ट जाना है। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि एक धारा इधर जा रही है, एक धारा इधर जा रही है, तो भी सेम है, कोई चेंजेज नहीं है। इसमें से 5 एम्पियर, इसमें से भी 5 एम्पियर, तो ये वाली धारा तो अब भी कितनी है? 10 एम्पियर। इन तारों के बीच का जो एंगल है, आपने यहां पर 180 डिग्री रखा, यहां पर 90 डिग्री रखा,
तो भी ये तो 10 एम्पियर है, इसका मान चेंज नहीं हो रहा। तो दो तारों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस पर धारा का मान डिपेंड नहीं करता, जबकि यहां पर दो बलों के बीच का जो एंगल है उस पर परिणामी बल का मान निर्भर करता है 180 डिग्री। यहां पर दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। ओके, तो इनके बीच में जो एंगल है उसके ऊपर परिणामी बल का मान निर्भर कर रहा था, यहां पर ऐसा नहीं है। तो ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, इस वजह से कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है विद्यार्थियों? एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि भाई जैसे हमारे पास में कोई चालक हैं, बेलनाकार चालक लेना चाह रहा हूं मैं। इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, क्लोन बना लेते हैं, थोड़ी इसकी साइज बढ़ा लेते हैं। फिर से क्लोन बना लेते हैं। अब इस फिर से साइज, कलर का ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा अभी। तो आपको ये तीन स्थितियां समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, नहीं दिख रहा। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में ये जो चालक हैं वो यहां से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, यहां से ये इससे कनेक्ट है। अब धारा यदि यहां से प्रवाहित हो रही है, यहां से जाने वाली जो धारा है, यहां से जो धारा जा रही है उसको मैं कह रहा हूं I1 बह रही है। ये धारा इस तार में से होती हुई इस तार में से जाएगी, इस तार में से धारा बह रही है I2। फिर ये धारा आगे बढ़ते 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 इस तार में से जा रही है I3। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग हैं। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो मैं ले लेता हूं A1। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? A1। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A2 और इस वाले चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A3। तो तीन अलग अलग चालक हैं और आप यहां पर देखेंगे कि A3 का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा और A1 का क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। लेकिन आप देखेंगे क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, लेकिन इन चालकों में से बहने वाली जो धाराएं हैं वो समान रहती है, धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं आता। सारे चालकों में से अनुप्रस्थ काट भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी इनमें से बहने वाली धाराएं क्या रहती है? समान रहती है, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए चालकों के अंदर आवेशों का जो प्रवाह है, आवेशों का प्रवाह होता है आवेश वाहकों के द्वारा। आवेश वाहक, आवेश वाहक का मतलब है कि जब आपके पास में कोई चालक है तो उनमें से कौन सा आवेश प्रवाहित होता है? प्रोटॉन प्रवाहित होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है या और कुछ प्रवाहित होता है? तो देखिए तो इनकी जो आवेश प्रवाहित होता है वो ये आवेश वाहक, आवेश को ले जाने वाला। तो यहां पर आप ध्यान देंगे हमारे पास में अलग अलग प्रकार के पदार्थों में जो आवेश वाहक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं धात्विक चालक। धात्विक चालक,
जो धातु के बने हुए हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लोहा है, जिंक है, ये सब धातुएं हैं। तो इनमें जो आवेशवाहक हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनमें आवेशवाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें आवेशवाहक क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको आप समझ ले में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के अंदर दुर्बल बल से बंधे हुए, जैसे ये हमारे पास में क्या है, एक परमाणु है, और ये हमने क्या कर दिया, ये आप ध्यान दें। चलिए, ये हमारे पास में है परमाणु। ये हमारे पास में क्या है? परमाणु। ये जो बीच ही बीच में आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास में इसका नाभिक। ये क्या है? नाभिक, इसका न्यूक्लियाई है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए हैं। ओके। अब इसकी बाह्यतम कक्षाएं, ये कहलाती है कक्षाएं। इनको हम क्या कहते हैं? कक्षाएं कहते हैं। ये वाली जो कक्षा, इसका नाम है के, एल, एम, इस तरीके से ये किसी परमाणु के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कक्षा है इसकी। और बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दुर्बल बल से बंधा होता है, क्योंकि नाभिक के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो, मैं यहां पर ये लॉजी पॉजिटिव दिखाया है थोड़ा सा, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इनके और नाभिक के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, बट वो दूर ज्यादा होने की वजह से दुर्बल नाभिकीय बल काम करता है। ओके, दुर्बल बल काम करता है, नाभिकीय बल नहीं, क्योंकि नाभिकीय बल तो नाभिक के अंदर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिकीय बल नहीं लगता। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में कूलाम बल काम करता है, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R² वाला। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, तो कमजोर बल काम कर रहा है। इसके कारण से जो पदार्थ है उसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, तो उस एनर्जी से ये वाला इलेक्ट्रॉन परमाणु में से बाहर निकल जाएगा, और परमाणु में से बाहर निकल जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। जो परमाणु की बाह्यतम कक्षा में होगा और थोड़ी सी ऊर्जा पाकर परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और ये पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, ये धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है, और धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह इसी से ही होता है। धारा का प्रवाह किससे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से ही होता है। फिर मैं बात करता हूं विद्युत अपघट्य पदार्थों में। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पदार्थ, और विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं उनमें आवेशों का प्रवाह होता है आयनों के द्वारा। इसके द्वारा होता है आयनों के द्वारा। अब आयन हैं वो धनात्मक आयन भी हो सकते हैं, ऋणात्मक आयन भी हो सकते हैं। धनात्मक व ऋणात्मक दोनों आयनों के द्वारा धारा का प्रवाह पॉसिबल है। ओके, इसका मतलब भी थोड़ा समझें आप, कि जैसे आपके पास में ये कोई पात्र है, इसमें हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया, और ये हमारे पास में जैसे एक इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास में कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसमें कोई आयन है। अब ये जो आयन है, नेगेटिव वाला आयन है, वो इस नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे। पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए कि ये क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन का मतलब है पूरा का पूरा परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तभी तो आयन बना।
परमाणु में से या तो एक दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या एक दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तब आयन बनते हैं। तो पूरा का पूरा परमाणु ही गति करता है इनमें, विद्युत अपघट्य पदार्थ में, जबकि धात्विक चालकों में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वो गति करता है। ओके, या आप यहां पर जैसे Na+ है, तो Na+ का मतलब है पूरा सोडियम का परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये सोडियम आयन बन गया और यह पूरा का पूरा गति करता है। ओके, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें तीसरा जो पार्ट है वो हमारे पास में है अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, इसके साथ में होल, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होलों के द्वारा आवेश का प्रवाह होता है। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, थोड़ा सा होल के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि होल क्या है। किसी अर्धचालक पदार्थों के अंदर क्या होता है कि एक परमाणु 3 या 4 अन्य परमाणुओं के साथ में बंध बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकलकर अलग हो जाता है। जैसे यहां पर समझें आप कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहां पर एक गैप क्रिएट हो गया, यहां पर एक क्या हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया, और उस गैप को ही हम कह देते हैं होल, कि इलेक्ट्रॉन की कमी, या जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसी को हम होल कहते हैं। तो उसकी वजह से भी आवेशों का प्रवाह होता है। तो ये सब है आवेशवाहक, आवेशवाहक, ठीक है। अब हम किसी चालक के अंदर धारा की डायरेक्शन आपको दिखाने जा रहे हैं कि भाई कोई चालक लें तो उसमें धारा की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, कैसे होगी, ठीक है। चलिए से लेना पड़ेगा। ओके, आपके पास में ये कोई चालक है और इसके अंदर इधर से, अब देखो चालक में धारा कब प्रवाहित होगी, जब हम इसके सिरों पर विभवांतर लगा देंगे। तो एक सिरा तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, एक सिरा तो कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा वाला सिरा कैसा है, नेगेटिव। ओके, तभी तो धारा का प्रवाह होगा। उच्च धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेशों का प्रवाह किधर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, निम्न विभव की ओर। ओके, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होगा। तो यहां पर ये हमारे पास में है उच्च विभव, कैसा विभव है, उच्च, और ये विभव कैसा है, निम्न। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होगा। तो धारा का प्रवाह इधर होता है, ये धारा की डायरेक्शन हो गई। अब देखो धारा धनावेश के प्रवाह की दिशा में, तो धनावेश, यदि इसमें धनावेश पार्टिकल हैं तो वो इधर गति करेंगे, और यदि ऋणावेशित पार्टिकल हैं तो वो इधर गति करेंगे, ठीक है। तो धारा का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा, धारा की दिशा, धारा की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, धनावेश के प्रवाह की दिशा में। हम ऐसे भी कह सकते हैं किसकी डायरेक्शन में होगी, धनावेश इधर जा रहा है, धारा भी इधर ही है, धनावेश के प्रवाह की दिशा में, धनावेश के प्रवाह की दिशा में। ओके, धनावेश के प्रवाह की दिशा में। या क्या हो कह सकते हैं, ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में, ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में, ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में भी विद्युत का प्रवाह हो सकता है, विपरीत दिशा में। ओके,
तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन हमारे पास में है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक तार से 1 सेकंड में 2 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। देखिए विद्युत धारा है, विद्युत धारा का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है I बराबर पढ़ा है Q/T। तो यहां पर हमें T का मान तो 1 सेकंड दे रखा है, बट Q नहीं पता, I भी नहीं पता। Q बराबर हम जानते हैं N × E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हमें जरूर दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है 2 × 10⁻15, और E का मान हम जानते हैं ये 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। तो मान रख दीजिए 2 × 10⁻15, E का मान होता है 1.6 × 10⁻−19। देन यहाँ से Q की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई है 3.2 × 10⁻⁻4 कूलाम में। तो विद्युत धारा I बराबर देखिए क्या निकल कर आने वाला है। Q का जो मान है वो था 3.2 × 10⁻⁻4 बट्टे में 1। तो ये हमारे पास में धारा का जो फाइनल मान है वो मिल चुका है, इतना ये एम्पियर में आएगा। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने विद्युत धारा के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो जानकारी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। विद्यार्थियों यदि आप इस चैप्टर के या फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन विजिट कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर आपको BCS अकेडमी नाम से मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रखी है, तो आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल सकती है वो भी देख लीजिए। हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। साथ में वीडियोज के कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। बोर्ड क्लास से रिलेटेड आप यदि हो तो आप एक बार हमारे एप्लीकेशन को जरूर विजिट कीजिएगा। डेमो नोट्स भी देखें, डेमो वीडियोज भी देखें, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। 9th 10th 11th 12th नीट IIT से रिलेटेड आपको मैटर यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देखें, विजिट करें। फिर बहुत ही कम प्राइस में हमने कोर्स को लॉन्च कर रखा है, तो आप एक बार ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।